ओके डीपीपी, तो अपन लास्ट में डीपीपी लेंगे। आज थोड़ा सा पहले एनर्जी का ले लेते कॉन्सेप्ट, फिर आखिरी में डीपीपी ले लेंगे। तो भैया हम लोग कहाँ तक पढ़े, सब लोग इधर ध्यान देंगे। अभी हमारा वर्क का जो टॉपिक था ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है ना। तो मैं अगर कहूँ आपसे वर्क कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, वेयर एफ स्टैंड फॉर फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगल है किसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ वर्क, 3 तरह के नेचर ऑफ वर्क होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव वर्क कब होता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो या उसके कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम हो, फोर्स की कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम हो। अच्छा, पॉजिटिव वर्क का मीनिंग क्या होता है, हाँ गुड, द फोर्स जो है उसने सपोर्ट किया है मोशन को। अच्छा, नेगेटिव वर्क का मीनिंग, नेगेटिव वर्क कब होता है, हाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। और अगर हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर वर्क निगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग मतलब क्या हो रहा, हाँ फोर्स ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को अपोज किया। एक बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मगर वर्क डन जीरो आ रहा है, कब पॉसिबल है, जब वो आपस में परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर। फिर हमने देखा था ये तो था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का। फिर हमने निकाला था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, है ना। अच्छा, ये वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या होता है, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स वो होता है जब फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बदल रहा है। अच्छा, उसको ऐसे कैसे कैलकुलेट करते, अगर उसका सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन हुआ है तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अगर 2 डायमेंशनल मोशन हुआ है, मान लो एक्स और वाई में हुआ है, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। अगर 3 डायमेंशनल मोशन हुआ है तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। आया समझे, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया, अच्छा ठीक है मान लो कि भैया मुझे और कोई तरीका है क्या वर्क कैलकुलेट करने का, तो बोले हाँ है, एक ग्राफ का तरीका है ना। हम जानते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आप किसी तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना पाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना पाए, और उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। सही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन बताएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, हाँ, और किस पे डिपेंड नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट में नहीं, पाथ फॉलोड, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिसमें वर्क डन जो है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप किस रास्ते से चल के गए उससे उसको कोई लेना देना नहीं, है ना। उसको सिर्फ किससे मतलब है, इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से। कुछ लिस्ट एग्जांपल्स बता सकते हो क्या इसके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ऐसे कुछ 4 एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, एक राउंड ट्रिप में अगर जाके वापस आएंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, 0। हाँ, अब आती है बारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, जिसमें हाँ पाथ पे डिपेंड करता है, कि जब आप जाके आ रहे हैं कहीं से या कहीं पे जा रहे हैं, एक रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, अगर इस रास्ते से गए तो वर्क डन अलग रहेगा, उस रास्ते से गए तो वर्क डन अलग रहेगा, किसी और रास्ते से गए तो वर्क डन और भी ज़्यादा अलग रहेगा, है ना। अब अगर एक राउंड ट्रिप मार के आ रहा तो क्या वर्क डन यहाँ पर 0 हो जाएगा क्या, नहीं, इसमें 0 नहीं होता। उसमें भैया आपको क्या करना पड़ता है, जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल करे वो पूरा काउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। चलो, ये था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर उसके बाद जो आया था वो क्या था, वर्क डन इन पुलिंग द चेन ऑन द टेबल, जिसमें मैंने कहा था प्राइमरीली मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला है ना। और क्या फॉर्मूला था वो, एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था वो, एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। फिर से बोलो क्या फॉर्मूला है, एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। वन सेकेंड, क्या फॉर्मूला है, एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। वन सेकेंड, क्या फॉर्मूला है, एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। एक और बार, अपॉन ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। एक और बार, एक आखिरी बार, एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। एन जहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, 1/3 है, 2/3 है, सॉरी 2/3 तो नहीं बोलेंगे, 1/3 है, 1/4 है, क्या है इस हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अब अगला टाइटल जो जा रहा है वो है कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सही है। मगर उससे बढ़ने से पहले हमको सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइटल नंबर,
6.1 नहीं कंसेप्ट ऑफ 6.2 होगा। हाँ वर्क हुआ ना पहला है तेरी 6.2। हम लोग कंसेप्ट ऑफ, टाइटल गलत दे दिया मैंने इसको, कंसेप्ट एनर्जी देना था, ठीक है जान दो। कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे फोकस करेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज एनर्जी। भैया कोई बताएगा एनर्जी क्या है? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना? नहीं, क्या है एनर्जी? ये ले बॉर्नविटाल आ गया, वही पी के आऊंगा। एक और कॉम्प्लेन, और कुछ? और किसी के दिमाग में कुछ और है? हाँ है ना? अब बालापुरियों से पूछो क्या है, तो बोले सुबह सुबह कड़क चाय, है ना, इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। एमआर बोल रहा बोले तंबाकू, है ना? बेटा लक्षण नजर आ रहे तुम्हारे। ज्यादा चाय चाय मत बोला, मेरे को फिर तलब उड़ जाएंगी चाय की। सुनो इधर, सीधा सीधा अगर कोई भी डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज एनर्जी, तो उसका डेफिनेशन ऐसा आता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, वर्क करने की कैपेसिटी। अरे भैया तुमने एड्स में भी देखे होंगे, है ना, वो एक ऐड बताता, वही जो बूस्ट कही है ना भैया, वो सचिन तेंदुलकर पहले वो जंप मारते रहता और थक जाता, तो वहीं एक बच्ची है वो मारती रहती लगातार जंप, है ना, वो थकती भी नहीं, बड़े स्माइल करके देखती उसको, है कि नहीं? अब बोले भाई तुम में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतनी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कहाँ से आ गई? तो फिर वो बोलती बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है कि नहीं? तो भैया कोई भी वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। तो उसको इसको ऐसे डिफाइन करेंगे हम लोग, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। वर्क करने की क्षमता, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग कहेंगे कि भैया भाई बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? तो बिल्कुल आपके वर्क की तरह इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका एसआई यूनिट क्या है? तो बेटा इसका एसआई यूनिट जो है वो है जूल, है ना? या फिर उसको और क्या कुछ और लिख सकते हैं क्या? जी हाँ लिख सकते हैं ना, न्यूटन मीटर भी लिख दो वो भी चलेगा, है ना? और कुछ लिख सकते हैं क्या? जी हाँ लिख सकते हैं ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी चलेगा। तो बोले ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट है क्या कुछ? बोले हाँ है ना भैया, इसका सीजीएस यूनिट अर्ग है ना? और अदर यूनिट्स, ये पहले कन्वर्जन देख लेते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है ना? 1 जूल। अगर मुझे एनर्जी को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कहां से कहां? एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि देखो भाई एनर्जी को सिर्फ जूल और अर्ग से ही नहीं, और भी कई यूनिट्स हैं जिससे मेंशन किया जाता है ना, अदर यूनिट्स जिसको मैं कहूँगा खास तौर से। ये वाला देखो भाई ये बहुत काम का है, अक्सर ये आगे जाके जब आप पढ़ेंगे खासतौर से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये चैप्टर पढ़ोगे तो अक्सर फोटोन की एनर्जी आपको इसमें दी जाती है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना? आपको जब मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाया था तो ये भी उसमें भी आया था, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो कितनी एनर्जी होती है? तो भाई कुछ खास नहीं, आपको चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो और वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। फिर इसके अलावा कुछ होता है क्या? जी हाँ, 1 किलोवाट आवर। ये क्या है किलोवाट आवर? देखो आप जब घर पे जाएंगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, जैसे कि प्रेस हो गया, हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, उस पर हमेशा जो पावर कंज्यूम या एनर्जी कंज्यूम जो है वो इस तरह से दी जाएगी, किलोवाट, KWH के फॉर्म में, किलोवाट आवर, है ना? तो वो है KWH, किलोवाट आवर। तो बोले 1 किलोवाट आवर कितना होता है? तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, है ना? ये जब इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको।
अच्छा ठीक है, फिर इसके अलावा भी कोई होता है क्या एनर्जी का? जी हाँ, एक और होता है कैलोरीज। तो बोले ये कितना होता है? बोले 4.18 जूल के बराबर होता है ना। मालूम भाई डाइटिंग करने में अभी क्या है, अभी नहीं, तुमको थोड़ा आगे आने दो, है ना। जिनके वजन बढ़ जाएगा ये कैलोरी वर्ड से बहुत ज़्यादा ताल्लुक आ जाएगा, हमको एक्सपीरियंस आ गया, है ना। हमने बहुत कोशिश की है मगर कोई फ़ायदा हुआ नहीं है कि। तो भैया कैलोरी, भाई खाना खा रहे तो भाई कितनी कैलोरी जा रही, कितनी कैलोरी बर्न कर रहे। हमने भैया इतना रनिंग करके आया, कितनी कैलोरी बर्न करे, आधा घंटा स्विमिंग करके आया तो बोले कितनी कैलोरी बर्न करे अपन ने, है ना। ये सब काउंटिंग करते रहते अपन। तो कैलोरी भी क्या है? एक यूनिट है एनर्जी का कैलकुलेट करने का। जनरली ये हीट के लिए इस्तेमाल होता है ना, सादा एनर्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4.18 से या 4.2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर कोई वैल्यू आपको कैलोरी में दी गई है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सब अदर यूनिट्स हैं और उनके कन्वर्जन फैक्टर है। फिर मैं पूछूंगा एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा भैया? तो भैया कोई बताएगा डायमेंशन क्या आएगा एनर्जी का? m1 L1T-2। हाँ m1 L2, नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं ना अभी फ्लो में बोल दिया उन्होंने, m1 सुन लिए फिर तो बोले L1T-2 बोल दिए, है ना। m1 L2T-2 जो वर्क का है वही एनर्जी का भी डायमेंशन है। आया समझ में आपको? है ना, लिख दो फटाफट। तू बाहर खड़े रह, तेरा रोज का हो गया नाटक ले रहा, तो तू वही चालू है तेरा। हाँ बाहर ही रखो उनको, कोई जरूरत नहीं आने की, रोज का नाटक होगा उनके। क्या कमाल का टैलेंट है। हुआ एक जबरदस्त चीज पढ़ने वाले अपन। ये हो गया। अरे इतना क्या धीरे धीरे लिख रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी लिखो। क्या कहा, थोड़ा जल्दी हाथ चला, आराम आराम से यूं, ऐसा नहीं करने का। आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंट, आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुनेंगे, है ना। तो भैया फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है इनको, है ना। मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं? पहली बात तो 1900 के बाद की जितनी भी फिजिक्स है, रिसर्च जो की गई 1900 के बाद की, उसे मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। एक दौर चला, ये सब चीज़ें जो आप पढ़ते आ रहे हैं, मैकेनिक्स वैकेनिक्स, ये सब पहले हो चुका था, बहुत पहले आ चुका था। और आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सब आगे पढ़ेंगे 12th के चैप्टर्स, तो ये तकरीबन पीछे से आप जो पढ़ते आ रहे हैं 1900 तक की जो थेरीज है, 1900 तक का जो रिसर्च है वो है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1900 के बाद मतलब 1900 में एक नया कंसेप्ट चालू हुआ, है ना। वो लाइट के लेके चालू हुआ था कि लाइट क्या है करके। तो एक नए कुछ दौर चालू हुआ जिसको कहा गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एक पार्ट आता है क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत टफेस्ट ब्रांच होता है फिजिक्स का। तो उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये जो तुम बहुत सारी चीज़ें होती है ना, टाइम डायलेशन थ्योरी, मतलब कुछ चीज़ें जो अपने साला फिजिक्स की है जो अपने समझ में नहीं आती, वो पार्ट होता है उसका।
ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स बोले तो। अब ऐसा है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये क्या चीज़ है? एक ऐसा गजब का फॉर्मूला आइंस्टाइन साहब ने दिया एक उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसका यूज करके आप ये एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया। बोले कौन सा? एक फॉर्मूला है जो आप सभी ने देखा होगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अरे ये इतना फेमस फॉर्मूला है कि रैपर भी उसके ऊपर अपना नाम रख लेते, है ना? तो भैया E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब ये है क्या? ये ना देखो भाई, पहली बार तो देखे नहीं तुमने फॉर्मूला, मगर कभी जाने ये है कि एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? आइंस्टाइन साहब ने कहा कि जो मास खुद है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है? होता है। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। आप जब एटम चैप्टर न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे, हाँ न्यूक्लियस चैप्टर जब पढ़ेंगे, वहां पर मास डिफेक्ट का एक कंसेप्ट आएगा तुम्हारे को सामने। थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना? अब हम लोग ने क्या किए कि दो न्यूक्लियॉन लिए। मान लो कोई एक एटम है, XYZ एटम है, जो दो न्यूक्लियॉन से मिलकर बना है। न्यूक्लियॉन्स मालूम है ना? हाँ, तो दो न्यूक्लियॉन से मिलकर बना है। मैं एग्जाम्पल के लिए उनके मासेस थोड़े से बड़े ले रहा हूँ, इतने नहीं रहते। तो मैंने क्या किया, मैंने ये न्यूक्लियॉन को सेपरेट किया और मैंने देखा कि ये न्यूक्लियॉन का मास कितना है ना? मान लो कि थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए इसका मास 2 ग्राम है। फिर इसका मैंने मास गिना, तो बोले इसका मास क्या है? तो आपने कहा अभी भी क्या है, 2 ग्राम है। अब जब मैं कंबाइन करूंगा तो टोटल न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? 4 ग्राम। मगर जब मैं ये कंबाइन करता हूं तो टोटल न्यूक्लियस का मास आता है 3 ग्राम। साला 1 ग्राम गया कहाँ? तो झड़कर गिर जाऊंगा? तो नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। मास कहीं से कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ, जैसे कि वैश्विक मास है। तो जब ये मिलाया आपने तो होना क्या ये चाहिए था? 4 ग्राम, मगर भर रहा कितना? 3 ग्राम। वो 1 ग्राम गया किधर? तो वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हो। इसे कंसेप्ट को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट है ना? आपने हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुना है ना? तो वो जो बायोलॉजिकल बॉम्ब है, वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कंसेप्ट पे काम करता है। तो इस तरह का होता है, वो बहुत डेंजरस होता है, सबसे मतलब बहुत घातक होता है। आपके लगातार ये न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहते हैं, सन में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है। ये सब पढ़ेंगे अपन आगे जाके वो चैप्टर्स में। तो भाई ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। आपने क्या नोटिस किया? मास क्या में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। ऐसी एक और होता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये है पॉजिट्रॉन, है ना? ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है। बोले एक न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन? हाँ, न्यूक्लियस में भी एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये सब बहुत आगे के खेल की बात है, इसलिए अभी बस मान के चलो, सुन के चलो। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, है ना? अब ये जो है दोनों कंबाइन होते हैं। जैसे ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, गायब, ये बन जाते रेडिएशन के फॉर्म में, एस्केप हो जाते। 2 गैमा रेडिएशन से बना जनरेट कर देते हो, है ना? इसी तरह से कि अगर मैं क्या करता हूं कि एक आधे न्यूक्लियस पे, हाँ एक आधे न्यूक्लियस पे मैं क्या करता हूं, गैमा रेडिएशन इंसिडेंट करता हूं। एक आधे न्यूक्लियस पे मैंने क्या इंसिडेंट किया? गैमा रेडिएशन। तो मैं देखता हूं कि भैया न्यूक्लियस जिसका एक पर्टिकुलर मास होगा, मैंने गैमा रेडिएशन जैसे इंसिडेंट किया तो उसमें से देखता हूं मैं एक इलेक्ट्रॉन निकलता और एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलता। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से मैंने क्या बना के बनाया था? गैमा रेडिएशन। वहीं गैमा रेडिएशन इंसिडेंट किए तो अपन ने उसमें से क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकलता बाहर, है ना? न्यूक्लियस का मास जैसी है वैसी। तो भाई साला ये निकला कहाँ से? न्यूक्लियस तो मास जैसी है वैसी है। तो भैया वो गामा रेडिएशन जो है ना, वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, है ना? तो ये जो है, ये जो कंसेप्ट है, इतनी बारीकी वाली कंसेप्ट, इतना खतरनाक डिटेल वाला कंसेप्ट जो है, वो आइंस्टाइन ने दिया था। मॉडर्न फिजिक्स के फादर इसीलिए कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जब आप पढ़ेंगे आगे जाके, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वहाँ से जब शुरू होगा सिलसिला, तो एक ज़बरदस्त एक से एक चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी, सारी चीज़ें, है ना? और जो पुरानी फिजिक्स है, अब जाहिर बात है आपने देखा होगा और आगे भी देखेंगे, जगह जगह पे न्यूटन साहब का नाम आता रहता है। न्यूटन की ये थ्योरी, न्यूटन की वो थ्योरी, है ना? आपके सीनियर से पूछे, हंसते वो बोले अरे यार यहाँ पर भी टपका गया भाई, है ना? कितनी बार न्यूटन आएगा भाई, है ना? और कहाँ कहाँ याद रखना, इसको किस नाम से याद रखना, इतना न्यूटन है। तो इसीलिए न्यूटन को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, मगर आइंस्टाइन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, है ना?
तो चलो भैया हम देखने जा रहे हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला। ठीक है, आइंस्टाइंस लिखो बेटा फटाफट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity shows that the mass is a form of energy। तो आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो शो करती है कि मास जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। द रिलेशन between the mass of particle and its equivalent energy can be given as, mass of particle and its equivalent energy can be given as, तो फॉर्मूला क्या है, E is equals to mc स्क्वायर, जहां पर m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का मास है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कोई बता सकता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? अच्छा तुम्हारा हुआ नहीं है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ऐसा है कि भैया अब अपने जैसा आदमी अगर फटता है, मतलब इन द सेंस मान लो कि अपन रेडियो एक्टिव हो गए, अपने में से लगातार एनर्जी बाहर नहीं कर रही है ना, अगर मैं मेरे जैसा आदमी फटता है तो मेरे में से कितनी एनर्जी निकलेगी, है ना। मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, अभी 90 किलोग्राम है, बहुत ही कम, डाइटिंग पे चल रहा है कि नहीं। और सी का स्क्वायर करना है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 9 × 10⁻16 81 × 10⁻17 जूल्स। इतना भैया हमारे एनर्जी निकलेंगी मेरे अंदर से अगर फटा तो मैं, 81 × 10⁻17 जूल्स, है ना। 17 जीरो लगा दे भाई, है ना, वो 17 जीरो लगाने के बाद जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी मेरे से, है ना, बॉडी में से जो निकलेगी अगर मैं फटा तो। ये बोलते इतनी एनर्जी है कि 2 बड़े बड़े शहर जैसे बंबई जैसे 2 शहर को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो भैया अपन बंबई जैसे शहर को इतना डेंजरस है अपन, है ना। तो भैया ये देखो सभी के अंदर है, अगर आपको देखना है कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है तो भैया इस पर डाल दो 90 के अंदर आपका वेट डाल दो, मास, है ना, जो भी है डालो। 42 डाल रहे हैं आप तो 42 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर देख लो आप जो भी आ रहा आपका। 54 डाला, 54 आ गया, 54 वाला। चलो हुआ क्या, चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमने जो कहा उसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग कुछ, जैसे इसमें एग्जांपल्स के तौर पे जो पहला एग्जांपल आया है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल जो मेरे सामने आ रहा है वो कहलाता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। मैटर का एनिहिलेशन यानी कि मैटर की बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। अब एनिहिलेशन ऑफ मैटर कैसे करेंगे, देखो अभी अभी हमने जो पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होते हैं तो वो गैमा रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस उसी के बारे में हमको थोड़ा बहुत लिखना है। When an electron and a positron combine with each other, तो जब ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो क्या होता है भैया, दे एनिहिलेट
एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना. दे एनिहिलेट ईच अदर. And the masses of electron and positron, हाँ एनी ना बाबा, अब एन की जगह एनी लिखूंगा ना, एनिहिलेट. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर converted into energy, that is gamma radiation. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होता है, तो रिजल्ट में आपको दो गैमा रेडिएशन मिलते हैं. और एक गैमा रेडिएशन की जो वैल्यू होती है, एनर्जी ऑफ वन गैमा रेडिएशन इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक गैमा रेडिएशन की जो एनर्जी होती है इट इज इक्वल्स टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ई ऑफ ब्रैकेट वो एनर्जी ऑफ गैमा रेडिएशन है. एक और एग्जांपल जिसको हम लोग कहेंगे पेयर प्रोडक्शन. When a gamma radiation having energy equal to 1.02 mega electron volt is incident on a nucleus. तो भैया जब कोई गैमा रेडिएशन जिसकी वैल्यू की क्या होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो एक की कितनी है, एक गैमा रेडिएशन की वैल्यू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर किसी पर दो इंसिडेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 0.51 प्लस 0.51 है ना. एक गैमा रेडिएशन की एनर्जी लेवल कितनी है 0.51, दो की कितनी होगी डबल, और वो डबल कितना होता है 1.02 होता है ना. तो भैया मैंने उसके बराबर का गैमा रेडिएशन एक न्यूक्लियस पे इंसिडेंट किया है ना. देन वी कैन सी the nucleus emitting, then we can see the nucleus emitting two particles, that is positron and इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो बोले दो पार्टिकल्स इमिट करता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं कि भैया ये न्यूक्लियस था और आपने यहाँ पर गैमा रेडिएशन इंसिडेंट किया इसमें है ना, जिसकी वैल्यू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो ये भैया एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के फॉर्म में इमिट हो जाता है यहाँ पर पार्टिकल. तो देखो यहाँ पर एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ. पिछली बार मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, इस बार एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया. ओके लिखो.
तो चलो एनर्जी, ओनली एनर्जी के कंसेप्ट से बेस्ड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। ये एनिहिलेशन ऑफ मैटर हो गया क्या? चलो जल्दी करो बेटा। चलो प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। The energy required to break one bond of DNA is 10 raised to power minus 20 joules. The value in electron volt is nearly, बस वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है 6, सेकेंड ऑप्शन 0.6, थर्ड ऑप्शन 0.06 और चौथा ऑप्शन 0.006। तो कुछ खास नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। उसने बोला कि एनर्जी एक बॉन्ड डीएनए का तोड़ने के लिए कितनी लगती है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 जूल। तो वही वैल्यू को तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ कितना होगा, है कि नहीं। अब देखो भाई, हम जैसे कि जानते हैं, देखो इधर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, तो बोले 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल्स के बराबर है ना। अगर कोई चीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर मैं उसको उल्टा पूछूं, तो अगर किसी चीज को जूल से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है तो वो आपको 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भैया मेरे को करना क्या है, यहां पर भी वही करना है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, देखो देयरफॉर वो जो आपको एनर्जी दी गई है एक बॉन्ड तोड़ने की, वो कितनी दी है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 जूल्स। अब मुझे क्या करना है, तो बोले भैया आपको उसको कन्वर्ट करना है क्या में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसको क्या करेंगे आप, 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 को आप डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 से। जैसे ही आपने इसको डिवाइड किए तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब कई लोगों को समझ रहा होगा यार ये 1.6 का क्या गया, 1/1.6। अब ये याद रखो 1/1.6 ये बहुत आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत यूज होने वाला है, ये वैल्यू याद रखना। अब देख लो सब लोग गौर से,
1/1.6 की वैल्यू होती है 0.625, 0.625, ये याद रखना वैल्यू। 1/1.6 की वैल्यू क्या होती है? 0.625। तो अब अगर ऐसी बात है तो ये देखो 1/1.6, इसको मैं क्या लिखूंगा? 0.625 और 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये बोले कैसे -1? -20 प्लस है ना, ये ऊपर आके +90 हो जाएगा, तो -1। तो ये क्या हो जाएगा? 0.0625, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा? 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये था आपका नीट 2021 का क्वेश्चन है, ये एकदम सिंपल, सिर्फ कन्वर्जन वाला, नीट 2021। लिख लो। एक मिनट रुक जाओ बस। चलिए, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज। अब क्या दिया हुआ बेटा आपको? मास दिया हुआ है, और उसने बोला इतने मास से जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी की इक्विवेलेंट है किसी सब्सटेंस की। तो कैसे निकालेंगे? आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, E=mc²। चलो करो। और ये बात याद रखना, वो मास आपको CGS में दिया हुआ है ना, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। E=mc² से करो। हुआ? B 4.5 into 10⁻13। लेट्स सी। अब हमारे पास जो यहाँ पर है सॉल्यूशन में, हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.5 ग्राम, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, या इसको आप 5 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ओके, देखेंगे क्या चीज़ लिखना बेटर रहेगा। तो हम लोग एनर्जी का इक्विवेलेंस देख रहे हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? E=mc²। तो आई थिंक 0.5 वाली वैल्यू डालना ज़्यादा बेटर रहेगी,
ये 2 से डिवाइड कर सकेंगे। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8, उसका क्या लेना पड़ता है अपने को स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 10⁻16। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9 का मतलब हुआ 9 को आप 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻13। यस करेक्ट बेटा, वेरी गुड। ये हमारा 4.5 इंटू 10⁻13 जूल, दैट विल बी द आंसर। वन मोर। ठीक है, an ice cream has a marked value of 700 किलो कैलोरीज। तो एक आइसक्रीम की मार्क्ड वैल्यू है 700 किलो कैलोरीज की, भैया ये खाने से आपको 700 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, है ना। तो भैया वैसे एक बार कैलोरी समझो वैसे क्या होता है, वैसे हम लोग ये कैलोरी पढ़ने वाले हैं आगे जब हीट का सेक्शन चालू होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बट फिर भी आपको बता दूं, कैलोरी होता है असल में आपको कितनी एनर्जी लगेगी 1 ग्राम के पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, है ना। जनरली हम लोग उसे कहते हैं 1 कैलोरी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग कहते हैं 1 कैलोरी होता है वो। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग ने देखा कि भैया हमारे भाई जो आइसक्रीम है खाएंगे उससे बॉडी में क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो कैलोरी के फॉर्मेट में दिया उसने 700 किलो कैलोरी की आपको एनर्जी मिलेगी, मगर वो बोल रहा है कि भैया आप ये बताओ कि वो एनर्जी किलोवाट आवर में कितनी होगी। देखो कैलोरी से किलोवाट आवर में आने का डायरेक्ट कन्वर्जन अपने को नहीं मालूम, है ना, मगर जूल से है। तो एक काम करो, कैलोरी से पहले काय में कन्वर्ट करो, जूल में, फिर जूल से क्या करो, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, है ना। तो बोले कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है 700 किलो कैलोरीज, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 10⁵ कैलोरीज, है ना। 7 इंटू 10⁵ कैलोरीज लिख सकता हूँ। किलो के 3 जीरो आ जाएंगे और वो 700 के 2 जीरो आ गए, तो दोनों मिलाकर फिर कितने हो जाएंगे 5 जीरो, तो 7 इंटू 10⁵ हो गया कैलोरीज, है ना। अब उसके बाद उसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4.18 या फिर उसको अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखते अपन 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया मैंने क्या किया, वो जूल में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं कहूँगा याद करो तो भैया अपना वो किलोवाट आवर वाला क्या खेल था, तो बोले देखो भैया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मगर मतलब कहने का ये, देखो बेटा अगर कोई वैल्यू किलोवाट आवर में दी गई हो उसे जूल में कन्वर्ट करना हो
तो ये 3.6 इंटू 10⁶ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर उसका उल्टा करना है तो बोले भैया क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1/3.6 इंटू 10⁶ किलो वैट आर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ खेल ऐसे ही खेलना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 7 इंटू 10⁻, या फिर 7 इंटू 4.2 इंटू 10⁵ और कितना है भाई वो 3.6 इंटू 10⁶। तो भैया जैसे ही ये मैंने किया तो ये डिवाइड किया तो ये अब हो गया किलोवाट आवर में कन्वर्ट। अब चलो डिवाइड करूँ, देखो 6 6 46 होता, 36 होता और 6 7 42 होता। तो भैया मैं यहाँ देख सकता कि ये अगर देखा जाए तो 6 इंटू 0.6 और 6 इंटू 0.7 का कन्वर्जन आता है ना, 6 इंटू 0.6 और 6 इंटू 0.7। और मैं डेसिमल को दोनों अगर ऊपर नीचे दोनों से एक एक डिजिट आगे सरकाऊँ तो मैं लिख सकता 7 मल्टीप्लाई बाय 7/6 इंटू 10⁻⁻1। बोले -1 कैसे आया, तो 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब 7 7 क्या होता, 49। अब 49 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता देखो, 49 डिवाइडेड बाय 6 नहीं 8 पॉइंट आएगा, 6 8 तो 48 होता है ना, 8.1 समथिंग कुछ आएगा वो। हाँ तो वो आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा 0.81 किलो वैट आर। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया ये, पहला ऑप्शन। आया समझ में, चलो लिख लो। चलिए अब डीपीपी देखते हैं।